हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का 10 से 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखते हैं झूम खेती क्या होता है। झूम खेती यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें सबसे पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हल आदि जो भी उपकरण होते हैं उनके द्वारा जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। कुछ वर्षों तक, प्राय 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ उगाते हैं। तो इसी को आज झूम कहा जाता है, झूम खेती। तो झूम खेती क्या होता है? झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों को और वनस्पतियों को काट कर और साफ करके वहाँ की भूमि पर पुराने उपकरण जैसे लकड़ी की हल आदि उपकरणों का प्रयोग करके वहाँ पे जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। कुछ वर्ष तक, 2-3 वर्ष तक वहाँ पे लगातार खेती की जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जब तक उसमें मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है तब तक तो वहाँ पे खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वहाँ पर खेती नहीं की जाती है। उसके बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिसके पश्चात वहाँ पे फिर से वन उगाते हैं। तो इसी को कहते हैं झूम खेती। आप लोगों को सिंपल भाषा में, झूम खेती एक ऐसी प्रकार की खेती है जहाँ पर जंगल की भूमि को साफ करके उसे पुराने उपकरण से खेती करके जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक बीज बोए जाते हैं तब तक की मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है। जब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर खेती की जाता है जिसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग झूम खेती समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती क्या होता है? यह पहाड़ी ढलानों पर खेती करने की पीढ़ियों से चली आ रही सामान्य विधि है। इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर छोटा कर एवं ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा एवं नमी का संरक्षण किया जाता है। यह एक पुरानी विधि है दोस्तों। इस विधि द्वारा ढाल की लंबाई को तोड़कर छोटा करके एक ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा एवं नमी का संरक्षण किया जाता है। सीढ़ीदार खेत सिंचाई जल का प्रभावी उपयोग हेतु भी आवश्यक होता है। इस प्रकार के खेतों को बनाने के लिए मूल रूप को कृषि उपकरणों के सहयोग से सीढ़ीनुमा आकार में एक के बाद एक समतल या लगभग समतल पट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिसे दोस्तों सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। या कह सकते हैं कि इसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं बेंच टेरेस। बेंच टेरेस एक मिट्टी और जल संरक्षण उपाय है जिसका उपयोग पानी को बनाए रखने के लिए और कटाव को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षाकृत गहरी मिट्टी वाली ढलान भूमि पर किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए किया जाता है। किसका दोस्तों? बेंच टेरेस का, सीढ़ीदार खेती का। अगला देखते हैं समोच्च खेती। समोच्च खेती क्या होता है? समोच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। समोच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। इसमें फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्तियों के साथ करते हैं। इस प्रकार समोच्च पंक्ति में खूड़ एवं मेड़ बन जाते हैं जो सूक्ष्म जलाशयों की तरह कार्य करते हैं। खूड़ एवं मेड़ अफवाह जल के वेग को कम कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप भूमि को अफवाह सोखने के लिए अधिक समय मिलता है। इस प्रकार अधिकतर अफवाह जल भूमि में चला जाता है और भूमि की नमी स्तर में वृद्धि करता है। खूड़ एवं मेड़ से होकर जाने वाले अफवाह वेग कम होता है जो मृदा एवं पोषक तत्वों के क्षरण को भी नियंत्रित करता है, जिसी को दोस्तों कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। तो कंटूर फार्मिंग क्या होता है? यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो समोच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने की एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है जिसमें फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समोच्च पंक्ति के साथ करते हैं। उसी को समोच्च खेती कहा जाता है। आगे देखते हैं भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या है? तो भू संरक्षण का अर्थ उन सभी उपायों को अपनाना तथा कार्यान्वित करना जो भूमि की उत्पादकता को बढ़ा दे
तथा बनाए रखे, मृदा को अधोगति या अपर्दन ह्रास से सुरक्षित रखे, अपर्दित मृदा को पुनर्निर्मित और पुनरुद्धार कर दे। तुम भूमि संरक्षण का उपाय क्या है? भूमि संरक्षण का अर्थ होता है उन सभी उपायों को अपनाना तथा कार्यान्वित करना, मतलब अपना कर उसे कार्य में लाना जो भूमि की उत्पादकता को बढ़ा दे तथा बनाए रखे, मृदा को अधोगति या अपर्दन ह्रास से सुरक्षित रखे। आगे देखते हैं, अवनलिका क्षरण, गली इरोशन क्या होता है? अवनलिका अपर्दन सतह के पानी की अफवाह द्वारा जल निकासी लाइनों के साथ मिट्टी को हटाता है। जो दोस्तों गली इरोशन होता है क्या होता है? गली इरोशन सतह के पानी के अफवाह द्वारा जल निकासी लाइन के साथ मिट्टी को हटाता है। जब रीलों के आकार में वृद्धि बढ़ जाती है तो अवनलिका बन जाते हैं। अवनलिका कब बनते हैं? जब रील के आकार में वृद्धि हो जाती है तो अवनलिका बन जाते हैं। एक बार शुरू होने के बाद अवनलिका अभिशीर्ष अपर्दन या पार्श्व दीवारों की ढलान से आगे बढ़ना जारी रखता है, जिसको अवनलिका क्षरण कहा जाता है या गली इरेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, विंड ब्रेक क्या होता है? विंड ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो विंड ब्रेक क्या होता है? तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर अथवा हवा आने वाली तरफ जब सीमेंट की दीवार बनाई जाती है तो उसे विंड ब्रेक कहते हैं। अतः यह क्या होती है दोस्तों? निर्जीव संरचना होती है। विंड ब्रेक क्या होता है? विंड ब्रेक तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए खेत के चारों ओर बनाई जाने वाली सीमेंट की दीवार है, जो हवा के दबाव को कम कर देता है या हवा की स्पीड को कम कर देता है, रोक देता है, उसी को क्या कहा जाता है? विंड ब्रेक कहा जाता है। आगे देखते हैं, शेल्टर ब्रेक। शेल्टर ब्रेक क्या होता है? तेज हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए जब खेत के चारों ओर अथवा आने वाली हवा की तरफ पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे शेल्टर ब्रेक कहा जाता है। विंड ब्रेक क्या होता है? आने वाली हवाओं की तरफ सीमेंट की दीवार लगा दी जाती है, सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी जाती है। और शेल्टर ब्रेक में क्या होता है? पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिधर से हवा आता है उधर पेड़ लगा दिए जाते हैं। यह दोस्तों सजीव होता है, उसमें निर्जीव प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक। आगे देखते हैं, सरफेस क्रीप क्या होता है? सतह पर रेंगना जिसे कहते हैं, वह क्या होता है? हवा के कटाव की घटना में 0.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर व्यास वाले बड़े कण मिट्टी की सतह पर लुढ़क जाते हैं। हवा की कटाव की जब घटना होती है तो वहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर व्यास वाले बड़े कण मिट्टी की सतह पर लुढ़क जाते हैं। इससे वे अन्य कणों से टकराते हैं और अलग हो जाते हैं। सतह पर रेंगने वाले हवा के कटाव के परिणाम स्वरूप ये बड़े कण केवल कुछ मीटर की दूरी पर ही जा पाते हैं, जिसे दोस्तों सरफेस क्रीप कहा जाता है। आगे देखते हैं, सीट इरोशन क्या होता है? सीट इरोशन क्या होता है? तो इस प्रकार का अपर्दन बाकी प्रकारों के अनुसार जल्दी पहचान में नहीं आता है, लेकिन इसमें काफ़ी हानि होती है। जो सीट इरोशन होता है वह जैसे और जो क्षरण होता है दोस्तों वह सब पहचान में आ जाता है, लेकिन जो सीट इरोशन होता है जल्दी पहचान में नहीं आता है। इसके कारण जमीन पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिलता। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है, इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान वही बह जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? सीट इरोशन कहा जाता है। सीट इरोशन क्या होता है? मिट्टी का जो ऊपरी सतह होता है या फिर खेत की मिट्टी है, मिट्टी का जो ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ भाग होता है, उसी में से दोस्तों बह के दूसरी जगह पे चला जाता है, जिससे दोस्तों बहुत ही नुकसान होता है। इसी को कहा जाता है सीट इरोशन। अब देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग, जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो जो अतिरिक्त जल भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानियों से बचाकर फसल उत्पादन के प्रयोग में लेना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? आप लोग समझिएगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे आपके घर में, आपके गाँव में वर्षा हुई, आपके घर में वर्षा हुई, आप लोग देखेंगे कि आपके रास्ते से जो पानी बहते हुए जा रहा है, जो पानी बहते हुए जा रहा है, इसी को आप अपना एक पोखरा बनाए हैं, उसमें नाली बनाकर उस पोखरे में इस पानी को लेकर जा रहे हैं, जिससे पानी जो है इस पोखरे में स्टोर हो जा रहा है। तो इसी स्टोर किए हुए पानी को वाष्प से बचाकर हम लोग रखेंगे, तो इसी को कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। इसे बचाकर कृषि के कार्य में हम लोग लेंगे तो उसी को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है
जो अतिरिक्त जल, ये जल आपको खबर है, जो अतिरिक्त जल भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण तथा निस्पंदन की हानि से बचाकर फसल उत्पादन में प्रयोग लाना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। दोस्तों कभी कभी पूछता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब बारिश आपके घर पे जो आपका छत होता है, जब बारिश का पानी छत के ऊपर गिरता है तो छत पे एक जगह बना होता है जहाँ से पानी निकल के नीचे आ जाता है। तो आप लोग इस जगह को बंद कर देंगे। इस जगह को बंद करने के बाद जो आपका बारिश का पानी है उसे स्टोर कर लेंगे, उसे स्टोर करके अपने कार्य में लेंगे, तो उसी को कहा जाता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। आगे देखते हैं सॉइल इरोशन क्या होता है। सॉइल इरोशन क्या होता है, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की उपजाऊ मिट्टी की परत, समझेगा दोस्तों, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतु व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित होने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन थे, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती क्या होता है, तो जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम से पट्टियों में उगाते हैं तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। दोस्तों पट्टीदार खेती, पट्टीदार खेती क्या होता है, जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम से सीढ़ियों में उगाते हैं, सॉरी पट्टियों में उगाते हैं, तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को पट्टीदार खेती समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं जल अपर्दन के प्रकार। जल अपर्दन के प्रकार, जल अपर्दन के प्रकार, जो जल अपर्दन होता है वह कितने प्रकार का होता है, इसमें पहला होता है दोस्तों रील अपर्दन। यह दोस्तों कुल 6 प्रकार का होता है। रील अपर्दन, दूसरा होता है गली अपर्दन, दोस्तों ये जल अपर्दन के प्रकार है। तीसरा होता है स्लिप अपर्दन और चौथा होता है स्प्लैश अपर्दन, स्प्लैश अपर्दन। और दोस्तों आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। अगला है स्ट्रीम बैक अपर्दन, स्ट्रीम बैक अपर्दन। अगला है समुद्र किनारे का कटाव, समुद्र किनारे का कटाव। तो दोस्तों ये कुल 6 प्रकार के अपर्दन होते हैं जल के। पहला रील अपर्दन, दूसरा गली अपर्दन, तीसरा स्लिप अपर्दन, चौथा स्प्लैश अपर्दन, पांचवा स्ट्रीम बैक अपर्दन, छठवां समुद्र किनारे का भूमि कटाव, सॉरी समुद्र किनारे का कटाव। तो दोस्तों ये कुल 6 प्रकार के हो गए जल अपर्दन। आगे आप लोग क्वेश्चन बताता हूँ, कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग, समुच्चय मेड़े क्या होती हैं, तो कंटूर बंडिंग सीमांत ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास होता है। कंटूर बंडिंग सीमांत ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास होता है जहां मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम होती है। इसमें एक परिदृश्य के प्राकृतिक उदय के साथ पत्थरों की रेखाओं का स्थान शामिल होता है। यह तकनीक अफवाह बनने से पहले वर्षा को पकड़ने में मदद करती है। यह मिट्टी को भारी और नम रखकर हवा के कटाव को भी रोक देती है। दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, सॉरी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। दोस्तों वो एग्जाम में बहुत पूछता है फुल फॉर्म, फुल नेम पूछेगा, जैसे आप लोगों को दे देगा SWC, इसका पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं 4 से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों शॉर्ट नेम, जिसको आप लोगों को एग्जाम में फुल नेम देखने को मिल सकता है। तो इसमें पहला SWC का पूरा नाम क्या है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। दूसरा मैं ले लेता हूं दोस्तों USDA, दे देगा USD का पूरा नाम लिखिए, तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट
डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये हो गया यूएसडीए का पूरा नाम। अगला है यूएसएलई, यूएसएलई इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। यूएसएलई का पूरा नाम यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। अगला ले लेते हैं दोस्तों डब्ल्यूएचसी। डब्ल्यूएचसी इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। ये हो गया दोस्तों डब्ल्यूएचसी का पूरा नाम। अगला ले लेते हैं आईआईएसडब्ल्यूसी। आईआईएसडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगला ले लेते हैं CAZRI। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा CAZRI इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। CAZRI पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है FAO का पूरा नाम। FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है SLUSI। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कुल 8 शॉर्ट नेम बताया जिनका फुल फॉर्म आप लोग करना का, जिसमें पहला मैंने आप लोग को बताया SWC जिसका पूरा नाम होता है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। दूसरा मैंने बताया USDA इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा मैंने बताया USLE इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। अगला मैंने बताया WHC इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को IISWC जिसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगला मैंने बताया आप लोगों को CAZRI जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया FAO का पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया SLUSI का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को जितना बताया सब समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।